बात है साल 1572 की। होली का दिन था। एक तरफ जहां भारत की सभी रियासतों के राजा अपनी प्रजा के साथ खुशियों के रंगों में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर गोगुंदा में मेवाड़ के महाराणा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। मन ही मन सब एकलिंग जी से अपने महाराणा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन तभी राजवैद्य आए और उन्होंने कहा, महाराणा उदय सिंह अब नहीं रहे। ये सुनते ही मेवाड़ का हर एक योद्धा, हर एक मंत्री, हर एक सरदार और मेवाड़ राज परिवार के सभी लोग शोक मनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो गईं। इसी के साथ अगले राजा के राज तिलक की तैयारियां भी करनी थी, क्योंकि उस दौर में मुगल लगातार मेवाड़ पर हमले करते जा रहे थे और ऐसे में मेवाड़ की राजगद्दी को लंबे वक्त तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। होने को तो मेवाड़ के पास युवराजों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने 20 शादियां की थी, जिनसे उन्हें 25 बेटे हुए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे प्रताप के बजाय छोटे बेटे जगमाल को बना दिया। कहते हैं कि मेवाड़ के सामंत उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन महाराणा के आगे अपनी बात रखता कौन। महाराणा उदय सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें मेवाड़ के सामंत और प्रजा शामिल हुए। लेकिन युवराज जगमाल को इसमें नहीं ले जाया गया, क्योंकि वो सिसोदिया वंश के होने वाले महाराणा जो थे। उस दौर में मेवाड़ की ये परंपरा थी कि राजा का जो बेटा राजगद्दी का वारिस होगा, वो पिता की शव यात्रा पे नहीं जाएगा। लेकिन एक रिवाज ये भी था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही अगला महाराणा बनता था। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे युवराज प्रताप के बजाय जगमाल को उत्तराधिकारी क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल महाराणा प्रताप उदय सिंह की 20 रानियों में सबसे बड़ी रानी जयवंता बाई सोनगरा के बेटे थे, जबकि महाराणा उदय सिंह सबसे ज्यादा प्यार अपने दूसरी रानी धीरबाई भटियानी से करते थे और उनके बेटे थे युवराज जगमाल। अब रानी भटियानी के कहने पर उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन हर किसी को यह पता था कि जगमाल ना सिर्फ उम्र में बल्कि वीरता, साहस और समझदारी में भी प्रताप से कम थे। महाराणा बनने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ प्रताप में थी। फिर भी अपने पिता की इच्छा के आगे ना प्रताप कुछ बोले, ना ही उनका कोई मंत्री कुछ बोला। सबने महाराणा का फैसला मान लिया। ये तय हुआ कि जगमाल ही अगले राजा बनेंगे। लेकिन मेवाड़ की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए इस कहानी में एंट्री होती है प्रताप के नाना अखेराज सिंह सोनगरा की। की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर साउथ राजस्थान की अरावली हिल्स में बसा है उदयपुर। आज ये शहर मशहूर है अपनी खूबसूरत झीलों, शानदार महलों और रॉयल हिस्ट्री के लिए। ये राजस्थान का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, साथ ही यहाँ का आर्ट, फूड और हेरिटेज अपने आप में खास है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स कैंडल लाइट डिनर के लिए मशहूर हैं। वहीं पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और रंग सागर जैसी झीलें इसे सिटी ऑफ लेक्स बनाती हैं। यहाँ का मेवाड़ फेस्टिवल और गणगौर देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। वहीं एकलिंग जी मंदिर और नाथ द्वारा मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ये शहर मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के लिए भी फेमस है। लेकिन सदियों पहले ये राजा उदयपुर नहीं बल्कि राजसमंद पर राज करते थे। वहीं चित्तौड़ पर रोल था गुहिल राजवंश का। उदयपुर तो बहुत बाद में बसा, जिसकी कहानी जानने से पहले हम सिसोदिया और गुहिल राजाओं की कहानी को समझते हैं, जो शुरू होती है 6th सेंचुरी से। नागदा और उसके आसपास के इलाके पर राजा गुहिलादित्य का राज था, जिन्होंने गुहिल राजवंश की स्थापना की। हालांकि ये कोई खास बड़ा एम्पायर नहीं था, लेकिन इसे बड़ा बनाया काल भोज ने, जिन्हें इतिहास में बप्पा रावल भी कहते हैं। बप्पा 8वीं सदी में पैदा हुए, जिन पर उनके गुरु हरित राशि का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके गुरु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके और उनके वंशजों के पांव कभी भी मेवाड़ से उखड़ेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने काल भोज को अपना शिवलिंग दिया, जिसका नाम था भगवान एकलिंग। कहते हैं कि ये गुरु के आशीर्वाद का ही असर था कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर फतेह हासिल की।
इसके बाद उन्होंने नागदा के पास कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया और उन्हें मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया और खुद बन गए उनके दीवान। दोस्तों, बप्पा का मतलब होता है पिता। वो अपनी प्रजा का पिता की तरह ही ख्याल रखते थे, इसलिए उन्हें इतिहास में बप्पा रावल कहा गया। बप्पा रावल ने गुहिल वंश को ताकतवर बनाया, जिनके बाद उनके वंशज मेवाड़ पर राज करते रहे। 12वीं सदी में मेवाड़ के राजा बने महाराणा करण सिंह और उन्हीं के राज में गुहिल वंश के टुकड़े हो गए। हुआ यूं कि राणा करण सिंह के 2 बेटे थे और दोनों ही राजा बनना चाहते थे। जिनके बीच जंग ना हो, इसलिए राणा ने बड़े बेटे से गुहिल वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहा और उसे चित्तौड़ का रावल बना दिया। वहीं दूसरे बेटे को राजसमंद में स्थित सिसोड़ की जागीर दे दी और उसे बना दिया सिसोड़ का राणा। सिसोड़ के नाम पर यहाँ के राणा सिसोदिया राजपूत कहलाए। अब होने को तो गुहिल और सिसोदिया एक ही थे, लेकिन 14th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि गुहिल डायनेस्टी खत्म हो गई और मेवाड़ पर राज हुआ सिसोदिया राजाओं का। साल 1303 की ये बात है। चित्तौड़ पर गुहिल राजा रावल रतन सिंह का राज था, जिनकी खूबसूरत रानी पद्मिनी के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं कि रानी को पाने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और कई महीनों तक किले को वो घेर कर बैठा रहा। ऐसे में किले के अंदर का राशन खत्म होने लगा। तब चित्तौड़ के वीरों ने केसरिया किया, यानी जंगे मैदान में उतरे और रानियां एक एक करके आग में कूद गई ताकि खिलजी के सैनिक उन्हें देख तक ना पाए। ये चित्तौड़ का पहला जौहर था, जिसमें 24,000 रानियों ने बलिदान दिया। इतिहास की माने तो इस जंग में अलाउद्दीन के हाथ कुछ नहीं लगा। चित्तौड़ बर्बाद हो चुका था। रानी पद्मिनी की तो अस्थियां तक वो नहीं देख पाया। उजड़े हुए चित्तौड़ का ही वो राजा बन गया और यहाँ के किले के गेट, वीरों की तलवारें, झूले, जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके हाथ लगा वो उसे लेकर दिल्ली चला गया। हालांकि कुछ सालों बाद अलाउद्दीन भी मर गया और बाकी किसी भी खिलजी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके एम्पायर को संभाल पाए। ऐसे में गुहिलों की दूसरी ब्रांच सिसोदिया राजपूतों ने चित्तौड़ को वापस हासिल करने का प्लान बनाया। ये साल था 1326 का, जब सिसोड़ के राजा बने राणा हमीर सिंह। हमीर बहुत ही पराक्रमी राजा थे। अपने किलों पर खिलजी का राज उन्हें वैसे ही मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी भारी भरकम आर्मी के साथ चित्तौड़ पर हमला कर दिया और खिलजी के सरदारों को गद्दी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हमीर की जीत के साथ ही चित्तौड़ एक बार फिर राजपूतों का हो गया, लेकिन अब गुहिल नहीं बल्कि सिसोदिया डायनेस्टी का यहाँ राज हुआ। आगे चलकर इसी राजवंश में एक से एक पराक्रमी राजा पैदा हुए, जिनकी शुरुआत होती है राणा क्षेत्र सिंह से। क्षेत्र सिंह हमीर के बेटे थे। जब वो राजा बने तब मालवा के सुल्तान दिलावर खान घोरी ने मेवाड़ पर हमला किया। कहते हैं कि इस जंग में राणा क्षेत्र सिंह ने दिलावर खान को इतना बुरी तरह हराया कि दुश्मनों को समझ आ गया कि अब मेवाड़ कमजोर नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने मेवाड़ का एक्सपेंशन किया, लेकिन 1382 में इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया, जब उस साल राणा क्षेत्र सिंह और बूंदी के हाड़ा राजपूतों के बीच एक जंग हुई। इस जंग में राणा वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद उनके बेटे लाखा को राजा बनाया गया। लाखा ने कसम खाई कि वो बूंदी को हराकर ही दम लेंगे, लेकिन हाड़ा चौहानों को हराना इतना आसान नहीं था। आपने रानी सहल कंवर की कहानी तो सुनी होगी, जिन्होंने अपने पति को जंग में भेजने के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। वो भी हाड़ा राजपूतों की ही बेटी थी, जिनकी कहानी इतिहास में हाड़ी रानी की वीरगाथा के नाम से मशहूर है। तो सोचिए जरा कि जिन हाड़ा राजपूतों की बेटियां इतनी बहादुर थीं, उनके खून में क्या वीरता होगी। इधर राणा लाखा को उनके सामंतों ने समझाया कि जंग करने में कोई फायदा नहीं है, राज करने का असली तरीका है कि दोस्ती की जाए। लाखा को भी ये बात समझ आ गई और आसपास के राजाओं से रिश्ते मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां की प्रिंसेस से शादियां करनी शुरू कर दी। इनमें से एक शादी उन्होंने हाड़ा प्रिंसेस से भी की। अब दिक्कत ये हो गई कि राणा लाखा बन गए हाड़ा चौहानों के दामाद और अपने ही ससुराल पर वो हमला कैसे करते, लेकिन कसम पूरी करना भी तो जरूरी था। ऐसे में उनके मंत्रियों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक नकली किला बनवाया और उसका नाम रखा बूंदी। प्लान ये था कि राणा उस पर हमला करते, इससे उनकी कसम पूरी हो जाती और किसी को नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही ये बात हाड़ा चौहानों को पता चल गई। अब रानी के भाई यानी कि लाखा के साले हाड़ा कुंभा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि चाहे नकली ही क्यों ना हो, लेकिन बूंदी नाम और हाड़ा राजपूतों की इज्जत का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहकर वो उस नकली किले की रक्षा करने के लिए ही निकल पड़ा और महाराणा लाखा की सेना से भिड़ गया।
जिस वजह से नकली लड़ाई असली जंग में बदल गई और युवराज कुंभा वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये कहानी कहीं डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलती, लेकिन पहले चारण और भाट, इन दोनों कम्युनिटी के लोग राजाओं का इतिहास मुंह जुबानी याद रखते थे और दुनिया को बताते थे, और ये कहानी भी उन्हीं से सुनने को मिलती है। खैर, राणा लाखा के बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ में विकास की शुरुआत उन्होंने की। राज्य का रेवेन्यू बढ़ता रहे, इसलिए उन्होंने जावर में चांदी की खान खुदवाई। इससे मेवाड़ को अच्छा खासा पैसा मिला। वहीं उन्होंने वाटर सोर्सेज भी बनवाए। अपने पड़ोसी राजाओं से दोस्ती की। जहां उनकी एक शादी ने हाड़ा चौहानों को उनसे जोड़ा, वहीं उनकी एक और शादी ने मेवाड़ की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये शादी थी मारवाड़ की राठौड़ राजकुमारी हंसाबाई से। कहते हैं कि इस शादी के वक्त मारवाड़ वालों ने ये शर्त रखी कि हंसाबाई का बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, लेकिन नियम के हिसाब से राजा बनता बड़ा बेटा, और लाखा के बड़े बेटे थे राणा चुंडा। अब अगर लाखा ये शर्त मान लेते तो चुंडा का हक मारा जाता, इसलिए वो असमंजस में पड़ गए। लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ की दोस्ती के लिए ये शादी जरूरी थी। ऐसे में जब चुंडा को इस बात का पता चला तो उन्होंने गद्दी के लिए लड़ने की बजाय खुद अपना हक छोड़ दिया। पिता के सम्मान के लिए इतना बड़ा त्याग करके चुंडा मेवाड़ में मशहूर हो गए। कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ पिता की बात मानी, बल्कि उनकी मौत के बाद हंसाबाई के बेटे राणा मोकल को भी राजा बनने में मदद की। साल 1421 में जब लाखा का देहांत हुआ, तब मोकल काफी छोटे थे। ऐसे में चुंडा ने न सिर्फ पीछे रहकर राज्य संभाला, बल्कि मेवाड़ की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। ये राणा चुंडा के वंशज कहलाए चुंडावत, जिन्हें मेवाड़ दरबार में विशेष दर्जा मिला। इन्हें मेवाड़ की 16 में से 4 मेन जागीरें दी गई, जिनमें सबसे बड़ी थी सलुम्बर। ये तय किया गया कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक सलुम्बर के सामंत ही करेंगे। वो ही मेवाड़ की सेना के प्रधान सेनापति होंगे। मेवाड़ के हर फैसले पर महाराणा के साथ साथ उनकी भी मोहर लगेगी, और अगर कभी महाराणा मौजूद ना हो तो सलुम्बर के सामंत ही मेवाड़ का राज चलाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मेवाड़ के दरबार में सलुम्बर के सामंतों की क्या वैल्यू थी, और ये वैल्यू मिली राणा चुंडा के कारण, जिन्हें इतिहास मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहता है। हालांकि राणा लाखा के जाने के बाद चुंडा और रानी हंसाबाई में अक्सर खटपट होने लगी। रानी को चुंडा पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुलाया। अब रणमल राज संभाल रहे थे, मोकल बड़े हो रहे थे, चुंडा मेवाड़ छोड़ चुके थे और मेवाड़ियों के दिन बीतते जा रहे थे। जब मोकल सही मायने में राजा बन गए, तब उनकी शादी हुई और उनकी रानी सौभाग्य देवी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था महाराणा कुंभा। वही कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया। कुंभा के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही एक योद्धा थे। तभी तो 1433 में जब वो राजा बने तो मेवाड़ के सबसे बड़े दुश्मन को उन्होंने सबसे पहले धूल चटाई। इतिहास बताता है कि तब मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, जिसने 3 बार मेवाड़ पर हमले किए और तीनों बार कुंभा ने उसे हराया। तीसरी बार तो महाराणा कुंभा ने उसे जेल में ठूस दिया, जिसके बाद वो बड़ा रो धोकर रिहा हुआ। यहीं से लोगों को मेवाड़ की ताकत के बारे में पता चला। लेकिन कुंभा यही नहीं रुके, उन्होंने नागौर को जीता, गुजरात को कंट्रोल किया, कुंभलगढ़ समेत 32 किले बनवाए और संगीत राज जैसे ग्रंथ को लिखकर आर्ट और कल्चर को भी प्रमोट किया। लेकिन विडंबना ये देखिए कि जिस कुंभा के आगे दुश्मन नहीं टिक पाए, उन्हें उनके अपने बेटे उदय सिंह ने मार डाला। राजा बनने के लिए पूजा करते वक्त उदय सिंह ने महाराणा कुंभा की पीठ पर तलवार भोंक दी, लेकिन राजा वो भी नहीं बन पाया और आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसकी जान चली गई। अब मेवाड़ की गद्दी खाली थी, जिस पर सामंतों ने कुंभा के छोटे बेटे राणा रायमल को बैठा दिया। राणा रायमल ने लड़खड़ाते मेवाड़ को तो संभाल लिया, लेकिन उनके आगे भी सवाल ये था कि अगला राजा कौन। राजा बनने की रेस में उनके 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े थे पृथ्वीराज और सबसे छोटे थे संग्राम सिंह। लेकिन राजयोग संग्राम सिंह की किस्मत में था। तभी उनके सारे भाई एक एक करके खत्म हो गए और मेवाड़ से दूर अजमेर में बैठे संग्राम सिंह को वापस बुलाकर राजा बनाया गया। संग्राम सिंह के राजा बनने की दिलचस्प कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं और उन्हें ही इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। 1509 का वो साल था जब सांगा मेवाड़ के राजा बने। उनके दौर में मेवाड़ इतना ताकतवर बना कि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी तक डर गया। इतिहास कहता है कि सांगा ने 100 से भी ज्यादा जंगें लड़ी। इन जंगों में उन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ खो दिया। 80 घाव उनके बदन पर लगे, फिर भी वो कभी हारे नहीं। लेकिन 1527 में बाबर ने भारत पर जब हमला किया, तब हुई खानवा की जंग, जिसमें महाराणा सांगा हार गए। अब यहाँ से मेवाड़ में उथल पुथल शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत हुई भोजराज के राजा बनने से। भोजराज राणा सांगा के बड़े बेटे थे। जब वो राजा बने तो उनकी रानी बनी मीराबाई। जी हाँ, वही मीराबाई जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी।
मीरा का ज्यादातर वक्त कृष्ण भक्ति में गुजरता था, जिससे भोजराज को तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनके परिवार वालों को बहुत तकलीफ थी। ऐसे में उन्होंने मीरा को परेशान करने के कई तरीके निकाले, यहाँ तक कि उन्हें जहर तक दे दिया। लेकिन मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि कुछ वर्षों बाद जब भोजराज चल बसे, तब मीराबाई का महल में रहना मुश्किल हो गया। वो महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और इधर मेवाड़ के अगले महाराणा बने भोजराज के भाई रतन सिंह। रतन सिंह का भी कम उम्र में देहांत हो गया, जिसके बाद मेवाड़ विक्रमादित्य के हाथों में चला गया। विक्रमादित्य अनाड़ी राजा थे और उनके फैसलों से जनता में रोष फैल गया। कहते हैं कि जनता के इस गुस्से का फायदा उठाया बनवीर ने। अब बनवीर कौन था और वो मेवाड़ का राजा कैसे बना, इसकी कहानी भी कमाल की है। दोस्तों, बनवीर था पृथ्वीराज का बेटा, वहीं पृथ्वीराज जो महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। कहते हैं कि पृथ्वीराज इतने फुर्तीले और अग्रेसिव थे कि उन्हें उड़ाना पृथ्वीराज कहा जाता था। उनकी दासी से उन्हें नाजायज बेटा पैदा हुआ, जो अपने पिता की तरह ही गर्म मिजाज का था। मेवाड़ पर राज करना बनवीर का सपना था, इसीलिए 1536 में उसने मौके का फायदा उठाया और विक्रमादित्य का मर्डर कर दिया। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई और मेवाड़ के आखिरी वारिस उदय सिंह को भी मारना चाहा, लेकिन उसी वक्त के बाद उदय सिंह की धाई मां पन्ना को पता चल गई। ने तुरंत उदय सिंह के कपड़े अपने बेटे चंदन को पहनाए और उसे उदय सिंह के बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने रातों रात कीरतबारी को बुलाया, उसकी टोकरी में उदय सिंह को लेटाकर पत्तों से ढक दिया और चुपचाप उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया। इधर बनवीर ने उदय सिंह समझकर पन्ना के बेटे चंदन की हत्या कर दी और खुद मेवाड़ का राजा बन गया। अब एक तरफ वो मेवाड़ पर राज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के सामंत चुपचाप कुंभलगढ़ में उदय सिंह को राजा बनने के लिए तैयार कर रहे थे। इतिहास इसे पन्नाध्याय के बलिदान का नतीजा ही मानता है कि मेवाड़ की तकदीर एक बार फिर चमकी। उदय सिंह बड़े हुए और मेवाड़ के सामंतों, खासकर चुंडावतों ने बनवीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1540 का वो साल था जब उदय सिंह और मेवाड़ के सामंतों ने बनवीर से जंग लड़ी। इस जंग में हार गया और उदय सिंह मेवाड़ के नए महाराणा बने। अपने राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने बसाया उदयपुर। चारों तरफ अरावली और झीलों से घिरा हुआ उदयपुर मेवाड़ के लिए सुरक्षित राजधानी था। अब उदय सिंह के राज से ही मेवाड़ और मुगलों में खटपट तेज हो गई, इसलिए उनके देहांत के बाद मेवाड़ के सामंतों ने राजगद्दी पर उनके बेटे जगमाल के बजाय महाराणा प्रताप को बैठाया। इससे नाराज जगमाल सीधा अकबर के पास पहुंचा और अकबर ने उसके गुस्से का फायदा उठाकर उसे मोरे की तरह इस्तेमाल किया और जहाजपुर समेत सिरोही की आधी जागीर देकर मेवाड़ के बगल में बैठा दिया। इधर मेवाड़ में साल 1572 में होली के शुभ दिन पर रावत कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। कहते हैं कि इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के विद्रोही शासक चंद्रसेन राठौड़, ग्वालियर के रामशाह तंवर, हाकिम खान सूरी और झाला मानसिंह जैसे योद्धा भी मौजूद थे, जो पूरी तरह मुगलों के खिलाफ थे। इतिहास की माने तो प्रताप का ये राज तिलक एक एंटी मुगल अलायंस था। वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य से खुद अकबर भी वाकिफ था, इसलिए उसने सीधा जंगी मैदान में उतरने के बजाय एक के बाद एक अपने 4 मैसेंजर्स मेवाड़ के राज दरबार में भेजे, जिनमें सबसे पहला था जलाल खान कुर्ची। जलाल खान सीधा संदेश लेकर पहुंचा कि मुगलों की बात मान लो, बदले में इज्जत, सुरक्षा और अच्छा पद मिलेगा। जिसके जवाब में राणा ने सिर्फ एक बात कही कि मेवाड़ पहले भी आजाद था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके बाद अकबर ने दिमाग लगाया और भेजा एक राजपूत को। ये थे आमेर के राजा मानसिंह, जिनका उदयपुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। अकबर को लगा कि एक राजपूत दूसरे राजपूत को मना लेगा, लेकिन वो गलत था। महाराणा ने मानसिंह का खूब वेलकम तो करवाया, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर खाना खाने से इनकार कर दिया। इसका मकसद था मुगलों को ये मैसेज देना कि जो मुगलों के साथ है वो हमारे बराबर नहीं हो सकता। माने मानसिंह का दाव भी फेल हो गया, जिसके बाद अकबर ने भेजा राजा भगवंत दास को। भगवंत दास राजपूतों में बड़ा नाम था। उन्होंने प्रताप को समझाया कि वक्त के साथ चलना कितना जरूरी है। मुगलों के साथ रहकर उन्हें इज्जत भी मिलेगी और फायदा भी। लेकिन राणा ने जवाब दिया कि बात फायदे नुकसान की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की है। जब भगवंत दास नहीं मना पाए तो अकबर ने अपना तुरुप का पत्ता खेला। उसने भेजा राजा टोडरमल को, जो अपनी बातें मनवाने में माहिर थे। इस बार बात और बड़ी थी, ऊंचा पद, अच्छी जमीन, शांति और खास दर्जा, यानी बिना लड़े महाराणा प्रताप को सब कुछ मिल सकता था। बात लंबी चली, समझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन प्रताप के लिए सवाल साफ था, झुकना या आजाद रहना। उन्होंने ऐलान किया कि मेवाड़ की मिट्टी किसी भी सौदे से ज्यादा बड़ी है, जिसके बाद आखिरी बात भी फेल हो गई। अब जब सुलह नहीं हो पाई तो जंग छिड़ी और इस जंग को इतिहास में बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। 18 जून 1576 को यह जंग हुई, जिसमें अकबर खुद नहीं आया, बल्कि उसने भेजा मानसिंह को। वो जानता था कि मानसिंह में अपमान का गुस्सा है, इसलिए उसने मानसिंह को भारी भरकम आर्मी देकर भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप उसके सैनिकों का घेरा चीरते हुए मानसिंह तक जा पहुंचे और उन्होंने उस पर इतना भयानक वार किया
कि मान सिंह मरते मरते बचा। लेकिन अब महाराणा मुगलों के बीच थे। मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में झाला मुन्ना बीच में आए और वो राणा का मुकुट पहनकर लड़ने लगे। उन्होंने दुश्मनों को गुमराह किया। इधर राणा का घोड़ा चेतक उन्हें सुरक्षित हल्दी घाटी से बाहर ले गया। इस जंग में झाला मुन्ना शहीद हो गए। महाराणा प्रताप को कोई पकड़ नहीं पाया। प्रताप को ना पकड़ पाने से नाराज अकबर ने मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी। वहीं मुगलों को मेवाड़ के कुछ किले तो मिल गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असली मजा तो महाराणा उन्हें अब चखाने वाले हैं। हुआ यूं कि हल्दी घाटी की जंग के बाद भामाशाह की मदद से राणा ने खुद को फिर से मजबूत किया। इस बार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों की सेना को खूब छकाया। उन्होंने मुगलों की सप्लाई चेन को काट दिया। भूखे मरते मुगल खुद ही मेवाड़ के किलों को छोड़कर भाग गए और महाराणा ने एक एक करके अपने बहुत से किले वापस ले लिए। इस तरह महाराणा प्रताप जब तक जीवित थे तब तक मेवाड़ आजाद रहा। लेकिन 19 जनवरी 1597 को उन्होंने आखिरी सांस ली और जाने से पहले अपने बेटे अमर सिंह को राजा बना गए। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से ये वादा लिया था कि वो कभी मेवाड़ को मुगलों का गुलाम नहीं बनने देंगे और अमर सिंह ने इस वादे को निभाने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन फिर हालात बदले और 1605 में जहांगीर मुगल बादशाह बन गया, जिसने मेवाड़ को जीतने के लिए कई मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए। उसने प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ पर हमला करने भेजा। हर बार खुर्रम और भी बड़ी सेना लेकर आता, लेकिन मुगलों से बार बार लड़ते लड़ते अब मेवाड़ कमजोर होने लगा था, जिसे बचाने के लिए अमर सिंह को संधि के लिए तैयार होना पड़ा। 1516 में जाकर मुगल मेवाड़ संधि हुई, जिसे इतिहास में ट्रीटी ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। इस संधि की शर्तें साफ थीं कि मेवाड़ पर मुगलों की अधीनता नामात्र की होगी, मेवाड़ को इंटरनल आजादी मिलेगी। अमर सिंह खुद कभी मुगल कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि उनके बेटे करण सिंह को भेजा जाएगा। वहीं चित्तौड़ फोर्ट मेवाड़ को वापस कर दिया जाएगा और यह भी साफ किया गया कि मेवाड़ की किसी भी प्रिंसेस की शादी मुगलों से नहीं होगी, जो एक तरह से मेवाड़ की जीत थी। लेकिन फिर भी अमर सिंह इससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी राजपाट छोड़ दिया और 1620 में नए महाराणा बने उनके बेटे करण सिंह। कहते हैं कि यहाँ से मेवाड़ में शांति आई। अब मेवाड़ डेवलप होने लगा। वक्त के साथ साथ यहाँ के राजा बनते गए और उदयपुर का विकास करवाते गए। महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर का जगदीश मंदिर बनवाया। राज सिंह ने मंदिरों को औरंगजेब से बचाया। अमर सिंह ने राजपूतों को एकजुट किया। वहीं 20वीं सदी में राजा बने महाराणा भीम सिंह और उन्होंने मेवाड़ की कहानी को एक और ट्विस्ट दिया। ये ट्विस्ट था अंग्रेजों से मेवाड़ की संधि। लेकिन ये नौबत क्यों आई, चलिए इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि उस वक्त मराठे पूरे भारत में अलग अलग रियासतों पर हमला करके उन्हें जीतते जा रहे थे। उनकी ताकत के आगे बाकी के राजा बेबस थे। ऐसा ही कुछ मेवाड़ के साथ भी हुआ। मेवाड़ को मराठों और पिंडारियों ने इतनी बार लूटा कि यहाँ का खजाना खाली हो गया। महाराणा भीम सिंह के पास सिपाहियों को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं बचे। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अंग्रेज मेवाड़ की रक्षा करेंगे और बदले में उन्हें रेवेन्यू का 37.5% हिस्सा मिलेगा। वो मेवाड़ के महाराणा को 19 तोपों की सलामी देंगे, लेकिन मेवाड़ में होगा वो ही जो अंग्रेज चाहेंगे। महाराणा ने अंग्रेजों की बात मान ली, जिसके बाद मेवाड़ में शांति हो गई। कर्नल जेम्स टोड यहाँ ब्रिटिश रीजेंट बनकर आए और अंग्रेजों की सिक्योरिटी के कारण 3 साल में ही मेवाड़ की इनकम डबल हो गई। लेकिन अब मेवाड़ भारत की एक रियासत बन चुका था और 1930 में इसकी गद्दी पर बैठे महाराणा भूपाल सिंह। भारत के इतिहास में महाराणा भूपाल सिंह का बहुत बड़ा रोल था और उनके बाद ही रॉयल फैमिली में डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब वो कैसे, तो चलिए इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हुआ यूं कि जब भूपाल सिंह राजा बने तो देश पर अंग्रेजों का राज था। 1947 में भारत को आजादी मिली और तब राजाओं के पास अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन करने का ऑप्शन था। भोपाल सिंह अगर पाकिस्तान ज्वाइन कर लेते तो ना सिर्फ आधा राजस्थान बल्कि भोपाल तक का इलाका पाकिस्तान को मिल जाता और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ये ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के राजा उदय भान सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर भोपाल सिंह को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन इन सब की कोशिशों को और इनकी चाल को भोपाल सिंह ने कैसे नाकाम किया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बना। मेवाड़ को सम्मान देने के लिए पटेल खुद इस सेरेमनी में आए। महाराणा भूपाल सिंह को तब राजस्थान यूनियन का राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन विडंबना ये थी कि उदयपुर के पास अपना कोई वारिस नहीं था। जी हाँ, महाराणा का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बेटा गोद लिया। ये थे भगवंत सिंह मेवाड़।
जो उदयपुर के अगले महाराणा बने। भगवंत सिंह के दो बेटे थे, महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह। अब होने को तो महेंद्र सिंह बड़े थे, लेकिन उनके अपने पिता से बनते नहीं थे। दोनों में इतनी तलखियां आ गई कि प्रॉपर्टी को लेकर महेंद्र सिंह ने अपने ही पिता पर केस ठोक दिया, जिसके बाद भगवंत सिंह ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और ट्रस्ट का कंट्रोल अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को दे दिया और बड़े बेटे को पूरी तरह बेदखल कर दिया। इसके बाद 1984 में भगवंत सिंह दुनिया छोड़कर चले गए और फिर सवाल ये उठा कि अगला राजा कौन। अब क्योंकि परंपरा के मुताबिक बड़े बेटे को राजा बनाया जाना था, लेकिन भगवंत सिंह राजा बना कर गए थे अपने छोटे बेटे यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ को। प्रॉपर्टी, सिटी पैलेस, होटल और ट्रस्ट के पैसों पर कंट्रोल तो अरविंद सिंह मेवाड़ का ही था, लेकिन कुछ सामंतों ने महेंद्र सिंह का राज तिलक कर दिया। अब यहीं से सारी गफलत शुरू हुई और मेवाड़ को मिल गए दो महाराणा। कहते हैं कि अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह के बीच यहीं से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी शुरू हो गया। मामला कोर्ट तक गया। 2020 में एक फैसला आया जिसमें कोर्ट ने उनके कुछ प्रॉपर्टी के बंटवारे के ऑर्डर दिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया और इसी बीच अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को अगला राजा बनाने का ऐलान कर दिया। 2 अप्रैल 2025 लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव हुआ, जिसमें मंत्रोच्चार, हवन और परंपराओं के साथ उन्हें मेवाड़ राज परिवार का प्रमुख माना गया। लेकिन उनसे पहले 2024 में महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक कर दिया था, वो भी चित्तौड़ में। जी हाँ, पुराने रिवाज के मुताबिक सलुम्बर के सरदारों ने अपने खून से विश्वराज सिंह का राज तिलक किया था। कहते हैं कि इस राज्याभिषेक के बाद जब विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने कुल देवता एकलिंगजी मंदिर के दर्शन के लिए आए, तो उन्हें सिटी पैलेस में जाने ही नहीं दिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के समर्थकों में जोरदार हंगामा मचा और मीडिया में इसके खूब चर्चे हुए। खैर, वक्त के साथ ये मुद्दा शांत हो गया, लेकिन दोनों के बीच केस आज भी चल रहा है। बात करें लक्ष्यराज सिंह की, तो उनका जन्म 28 जनवरी 1985 को हुआ। वो मेवाड़ राजघराने के 77 में कस्टोडियन है। वो HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। साथ ही एकलिंगजी ट्रस्ट और मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। लक्ष्यराज सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो स्कूल चलाते हैं, गरीब बच्चों और लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। उनकी फैमिली सिटी पैलेस में रहती है और उनकी वाइफ निवृत्ति कुमारी ओडिशा के बालंगीर यानी पटना राजघराने से आती है, जिनके पिता कनकवर्धन सिंह देव ओडिशा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। लक्ष्यराज हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं और आज मेवाड़ राजघराने को फेमस करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वहीं बात करें विश्वराज सिंह मेवाड़ की, तो वो 1969 में पैदा हुए। विश्वराज पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बीजेपी से विधायक है। 2023 में उन्होंने नाथद्वारा से इलेक्शन जीता और खुद सर्वऋतु हॉर्टिकल्चर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनकी वाइफ महिमा कुमारी पंचकोट राजघराने से आती हैं। महिमा राजसमंद सीट से MP है। ये फैमिली जयपुर में रहती है। हालांकि इनके पास लक्ष्यराज की तरह बड़े बड़े आलीशान महल नहीं है। लक्ष्यराज और विश्वराज के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है। वहीं लक्ष्यराज और उनकी बहनों में इसी तरह का डिस्प्यूट अलग से चल रहा है। लेकिन आज भी ये परिवार मेवाड़ के ट्रेडिशन को जिंदा रखे है। मेवाड़ का राज परिवार एकलिंगजी को असल राजा और खुद को उनका दीवान मानता है। उनके राज तिलक में आज भी सलुम्बर के रावत अंगूठा चीरकर खून निकालते हैं और तिलक करते हैं। गद्दी उत्सव, धूणी दर्शन, शाही जुलूस और दशहरे पर शस्त्र पूजा, ये सब आज भी उसी गर्व से होते हैं जैसे महाराणा प्रताप के समय होते थे। यानी राज बदल गया, लेकिन परंपरा आज भी जिंदा है। दोस्तों, सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग कई राज परिवार हैं जो आज भी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं में से मेवाड़ के राज परिवार की कहानी हम खास आपके लिए लेकर आए थे राजस्थान दिवस पर। 30 मार्च पर राजस्थान बनने के इस दिन को पूरा स्टेट अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है दोस्तों। लेकिन हम राजस्थान वालों के लिए ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि अपनी विरासत, अपने गौरवशाली इतिहास, अपने रणबांकुरों को याद करने का है। इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटकर हम ये कहानियां आपके लिए लेकर आए थे। इसे आप जितना हो सके शेयर करें ताकि राजस्थान के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को, हमारी जेनजी को ये पता चले कि कैसे राजस्थान के एक ही डायनेस्टी ने इतने शूरवीर दिए जितने कि किसी देश के पूरे इतिहास में नहीं मिलते। हमारे शूरवीरों और राज परिवारों की ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम मिलेंगे इसी तरह की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।